हेलो एवरीवन। इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंदर लेक्चर नंबर सेकंड पे पहुंच चुके हैं और आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली वी विल सी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में कि वेरियस एजेस में ये कैसे मूव करता है। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर मॉडर्न एम्पायर के बाद किस तरीके की रही वो भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं, अलॉन्ग विद कि आर्किटेक्चर गुप्ता एज में किस तरीके की रही जिसे हम गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए सो यहां पर लेक्चर को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट की आर्ट एंड आर्किटेक्चर का स्प्रेड कैसे होता है। स्प्रेड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर थ्रू वेरियस एजेस, तो यही चीज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए हम शुरुआत करेंगे मॉडर्न एज से, ठीक है, देन वी विल डिस्कस कि दूसरी एजेस में, चाहे हम बात करें गुप्ता की या फिर हम बात करें उसके बाद की दिल्ली सल्तनत में आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्या होता है। देन सबसे बड़ी बात, मुगल एम्पायर के अंदर आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर क्या क्या बदलाव देखे जाते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल। सो हाउ द एंटायर आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टाइल्स दे अनफोल्डेड राइट फ्रॉम द मॉडर्न पीरियड to the Gupta periods, and in the coming times in the recent history in the Delhi Sultanate period as well as in the Mughal times. We are going to discuss that only in this lecture. चलिए शुरुआत करेंगे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर से। सो मॉडर्न वर द रूलर्स हु ऑप्टेड फॉर वेरियस रिलीजन्स एंड आल्सो पैट्रोनाइज देम। अगर आपको याद हो, जब हम यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि शुरुआत होती है मौर्यन एम्पायर की चंद्रगुप्त मौर्य से। सीबीए आपको याद होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसरा एंड अशोका। तो एबीसी का बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। यहाँ पे चंद्रगुप्त, सी से चंद्रगुप्त, बी से बिंदुसरा, ए से अशोका। और यहाँ पे तीनों के तीनों ही अलग अलग रिलीजन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसरा, अशोका, ये तीनों ही अलग अलग रिलीजन को पैट्रनाइज भी करते हैं और तीनों ही अलग अलग रिलीजन को अडॉप्ट भी करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ही ऑप्टेड फॉर जैनिज्म, और उनके जो पोते थे, ठीक है, अशोका, ही ऑप्टेड फॉर बुद्धिज्म, उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था। ठीक है, सम रूलर्स वर आल्सो अगेंस्ट द ब्राह्मण सुप्रीमेसी, क्योंकि उस टाइम पर अगर आपको याद हो जो वैश्य क्लास होती थी, जो बिजनेस क्लास थी, वो ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट में थी क्योंकि उनको नीचा दर्जा दिया गया। ठीक है, और इसी तरीके से कुछ किंग भी जो थे, क्योंकि जो क्षत्रिय क्लैन होती थी उनको भी सेकंड नंबर पे रखा जाता था, ब्राह्मण सबसे ऊपर होते थे और इसी वजह से ब्राह्मण्स को वो भी कई बार नेगेट करते हुए दिखते थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं अगर एक पिरामिड इस तरीके का है, ठीक है, जिसमें हम बकवास सिस्टम को फॉलो करें, बकवास सिस्टम का मतलब है ब्राह्मणिज्म, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, और यहां पे फिर आपके आउटकास्ट या अनटचेबल्स होते थे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई कॉल द बकवास सिस्टम। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम ही बकवास था। नाउ जो लोग नीचे हैं, क्या वो ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करेंगे? हो सकता है कुछ लोग कर जाएं, डोसाइल नेचर के हों थोड़े से, बट नॉट नेसेसरी दैट ऑल ऑफ देम विल एक्सेप्ट the hegemony or supremacy of Brahmanism. They will always try to find some alternatives. और यहां पर भी यही हुआ कि काफी सारे लोग जो थे वो ऑल्टरनेटिव रिलीजन की भी तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे। नाउ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर वापस आते तो यहां पर जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्रा, और यहां पर जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल जो था वो यूज किया गया था वुड। वुड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया गया था। ठीक है, अशोका की बात करें तो अशोका के तो इस तरीके के पिलर्स काफी सारे फेमस हैं। उस टाइम पर क्या होता था, जो दूसरे राजा होते थे, दे आल्सो यूज्ड टू मेक सच काइंड ऑफ पिलर्स, वो भी इस तरीके के स्तंभ जो थे वो बनवाया करते थे। लेकिन यहां पर जो अशोका थे उनके अंदर एक यूनिक चीज ये थी कि उनका स्तंभ बनवाने का जो मेन मकसद था वो कंप्लीटली डिफरेंट था। वो यहां पर अपनी विक्ट्रीज के बारे में बताने की बजाय कि उन्होंने क्या जीत हासिल करी, कब जीत हासिल करी, ये चीजें नहीं बताते थे। उनका मेन पर्पस जो था इस चीज को लेकर वो यही था कि अपने धर्म का प्रचार करें। सो बेसिकली ही वाज जस्ट ट्राइंग टू स्प्रेड हिज रिलीजन as much as possible. He was spreading the ideas, the principles, the ideologies and the doctrines of his dharma, his religion, through these pillars. So he was not mentioning much about his victories, rather he was mentioning a lot about dharma. ठीक है, यहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा। देन जो चुनार सैंडस्टोन है उसका भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ध्यान रखिएगा, चुनार सैंडस्टोन का काफी इस्तेमाल किया जाता था। जो यहां पर आपको पिलर दिखाई दे रहा है, इसके भी अलग अलग पार्ट होते थे। नीचे आपको एक शाफ्ट दिखाई दे रही होगी, ऊपर वाले पार्ट को यहाँ पर कैपिटल कहा जाता था। बीच में एक यहाँ पे आपको सर्कुलर रेक्टेंगुलर बेस दिखाई देगा, तो कई बार सर्कुलर होता था, कई बार रेक्टेंगुलर होता था। ठीक है, और ऊपर एक एनिमल फिगर आपको दिखाई देती थी।
देन यक्षास एंड यक्षीस, आपने आरबीआई की बिल्डिंग में भी देखा होगा यक्षास एंड यक्षीस, ये दो इंपोर्टेंट स्कल्पचर है, ये भी मौर्यन एम्पायर के टाइम पर ही माने जाते हैं कि इनको बनाया गया था। ठीक है, मौर्यंस जो हैं वो अपने विहार के लिए भी जाने जाते हैं। देखिए दो तरीके की चीजें होती थी, एक था आपका चैत्यास और एक होता है आपका विहारस। देखिए इमेजिन करें आप एक कॉलेज में है, स्कूल में है, जहां पर आप पढ़ाई करते हैं, जो आपका स्कूल हो गया, स्कूल बिल्डिंग हो गई या आपकी कॉलेज बिल्डिंग होगी, वो तो हो गया चैत्य, जो मेन वर्क एरिया है। और जो रिसाइडिंग एरिया, जो हॉस्टल होता है, वो आपका हो गया विहार। तो उस टाइम पर भी ऐसे ही होता था, जो मंक्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो उनका ध्यान लगाने की जगह होती थी, जैसे आप लोगों के लिए आपका स्कूल और कॉलेज, उनको कहा जाता था चैत्यास। और जो उनके रहने की जगह होती थी, जो आप लोगों के लिए होता है हॉस्टल, उनको कहा जाता था विहार। तो वैसे भी याद याद रखिएगा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो होती हैं या फिर कॉलोनीज जो होती हैं, हम उनको इसी नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा वसंत विहार है दिल्ली में एक, ठीक है, मयूर विहार है। तो इस तरीके के आपको काफी सारी कॉलोनीज जो है उनके नाम दिखाई देंगे, बिकॉज दीज आर द रेजिडेंशियल प्लेसेस। ठीक है, देन आपको स्तूपास जो है, स्तूपास के बारे में अगर बात करी जाए, ऐसा माना जाता है कि अशोका के पीरियड में जो स्तूपास थे वो काफी ज्यादा निकल कर आए थे, काफी ज्यादा बेसिकली कंस्ट्रक्शन उनका किया गया था। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू सम इंपॉर्टेंट एरियाज, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर आफ्टर द मौर्यन एम्पायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि आपने ये चीज डिस्कस करी कि मौर्यन एम्पायर का जब डिसइंटीग्रेशन होता है, क्योंकि काफी बड़ी एम्पायर जो थी वो मौर्यंस के अंडर में थी, सो अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया दैट वाज अंडर द मौर्यन regime, it was one of the most famous, one of the most powerful power। एंड जब मौर्यन का डिसइंटीग्रेशन होता है, देन वेरी स्मॉल स्मॉल पावर्स, शुंगा, कुशान्स, सातवाहनास, दे स्टार्ट टेकिंग ओवर। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर अपना हक जमाना शुरू करते हैं, कुछ कुछ पीसीज ऑफ लैंड जो होते हैं, टेरिटरीज, किंगडम्स जो होती हैं, उनको टेक ओवर करना शुरू करते हैं। ठीक है, अ न्यू डेवलपमेंट चैत्या और द प्रेयर हॉल्स जो होती है वो भी आपको इसी पीरियड में दिखाई देनी शुरू होगी। ठीक है, काफी फेमस दो केव्स हैं, कालिंगा किंग खड़ावेला के टाइम पर आई थी, उदयगिरी एंड खांडगिरी, वो इसी चीज के लिए फेमस है, उदयगिरी एंड खांडगिरी। ये एग्जाम में भी ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, सो बी केयरफुल। ओके, सो art and architecture after the Mauryan Empire also, it did not die, it just changed its form। तो सिर्फ उसकी फॉर्म में बदलाव हुआ, अदरवाइज आर्ट एंड आर्किटेक्चर मौर्यन एम्पायर से पहले भी था, मौर्यन एम्पायर के टाइम पर भी था, मौर्यन एम्पायर के बाद भी था। और जो आपकी कलिंगा के अंदर उदयगिरी और खांडगिरी, उड़ीसा की जो केव्स हैं, ये काफी फेमस मानी जाती हैं। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है, काफी फेमस इंस्क्रिप्शन है, वो भी आपको यहीं पे उदयगिरी केव्स के अंदर मिल जाएगी। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं गांधार, मथुरा, अमरावती। नाउ इन तीन स्कूल्स के बारे में काफी जिक्र होता है, तो इन तीन स्कूल्स के बारे में पढ़ना भी काफी जरूरी है। देखिए, जी स्टैंड्स फॉर गांधार एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्रीक। अब गांधार स्कूल का ग्रीक से क्या लेना देना है, क्योंकि ग्रीक स्कूल का इन्फ्लुएंस आपको गांधार स्कूल के ऊपर काफी ज्यादा दिखाई देगा। मथुरा और अमरावती की बात करते हैं, देवर प्योरली इंडिजिनस, जैसे कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, कुछ उसी तरीके से मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल थे। बाहर के स्कूल का इनके ऊपर इंपैक्ट या इन्फ्लुएंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। गांधार की बात करें तो मेनली बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट से रिलेटेड स्कल्पचर बनाए जाते थे। मथुरा के अंदर सभी रिलीजन, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, ब्राह्मणिज्म हो, तीनों के ऊपर ध्यान दिया जाता था। अमरावती में भी मेनली बुद्धिज्म के ऊपर ध्यान दिया जाता था। देन जी स्टैंड्स फॉर गांधार एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्रे सैंडस्टोन, क्योंकि इसके अंदर मेन बिल्डिंग मटेरियल जो था वो था ग्रे सैंडस्टोन। ठीक है, ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन मथुरा के अंदर रेड सैंडस्टोन और अमरावती में व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया जाता था। सी दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जो कि आपसे एग्जाम के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, और अगर मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है तो यही चीज आपको पॉइंट फॉर्म में लिखनी है। अब गांधार स्कूल की बात करते हैं तो कुषाण किंग जो थे उन्होंने यहाँ पर पैसा दिया, पैट्रोनेज किया इसको बढ़ावा देने के लिए। मथुरा के अंदर भी कुषाण किंग थे, अमरावती के अंदर सातवाहन किंग्स थे। ये बेसिक डिफरेंस आपको सभी बुक्स में, एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। ये बेसिक 4-5 डिफरेंस है तीनों स्कूल के अंदर, जो अगर आपको पता होंगे तो आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी कर जाएंगे एंड मेंस का क्वेश्चन भी कर जाएंगे। सो दीज वर द बेसिक डिफरेंसेस व्हिच इफ यू आर अवेयर ऑफ, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस क्वेश्चंस। ओके, सो दीज वर द डिफरेंसेस। नाउ लेट्स मूव टू architecture in Gupta age. Now, the age of Gupta is also considered as the golden age. And why do we call it golden age? तो golden age कहने का रीजन क्या है वो अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए, अर्लीस्ट गुप्ता रूलर्स जो थे उन्होंने बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को पैटर्नाइज किया और टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया।
ऐसा नहीं था कि सिर्फ बुद्धिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, ब्राह्मणिज्म को नहीं दे रहे थे या वाइस वर्सा। गुप्ता रूलर्स जो थे देवर टॉलरेंट, लार्जली क्या थे वो, टॉलरेंट थे। तो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, ब्राह्मणिज्म हो, तीनों के ऊपर यहां पर ध्यान दिया जा रहा था। ऐसा नहीं था कि एक रिलीजन पे ध्यान देंगे दूसरे पे नहीं देंगे, ठीक है। म्यूरल पेंटिंग्स, अजंता एलोरा, वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं समुदाय, mural paintings which you can find in Ajanta and Ellora that were created during the times of Gupta। वो गुप्ता काल के अंदर ही बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ एक यूनिक फीचर है हियर इन दीज पेंटिंग्स दैट यू विल नॉट फाइंड ब्लू कलर। सो इन दीज पेंटिंग्स के अंदर आपको ब्लू कलर जो है वो नहीं दिखेगा, ये ध्यान रखिएगा। देन एक और टाइप की पेंटिंग्स होती है फ्रेस्को पेंटिंग, जिसके बारे में जानना और भी ज्यादा जरूरी है। सो यहां पर क्या होता है, एक क्ले को मिक्स किया जाता है काउ डंग के साथ और राइस हस्क के साथ। तो ये तो आपका मटेरियल तैयार हो गया पेंटिंग के लिए। सो बेसिकली यू मिक्स अप काउ डंग, हस्क एंड क्ले एंड देन यू अप्लाई द मिक्सचर ऑन अ सरफेस, ठीक है। आप क्या करते हो, सरफेस के ऊपर आप उसे अप्लाई करते हो, देन अ लाइम प्लास्टर इज अप्लाइड ओवर इट। Then what do? You apply the lime plaster and when the layer is still moist, color in the pigments are applied। So इस गीली क्ले के ऊपर आप कलर जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल फ्लाइंग अप्सरा, डाइंग प्रिंसेस आपको यहाँ पर देखने को भी मिल सकती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कुछ पेंटिंग्स जो है वो म्यूरल तरीके से करी जाती थी, कुछ फ्रेस्को तरीके से करी जाती थी। तो ये चीजें हमने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करी है, जिसमें हमने लार्जली डिस्कशन किया था मौर्यन और गुप्ता एज के अंदर। जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस जो है इसके ऊपर करने वाले हैं। नाउ यहां पर हमने देखा मौर्यन पीरियड के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि अलग अलग रिलीजन को ऑप्ट करते थे दीज किंग्स, ठीक है। सो चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी एंड ही वाज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। अशोका, हिज सन, he was practicing Buddhism, ठीक है। तो यहां पर we saw that they were following and they were patronizing various religion। Capital was Patliputra। We also saw that they also brought up the concept of vihara, yakshas and yakshis, they are also found here। And then these pillars, they were quite famous from the Ashokan side, and what he was trying to do through these pillars, he was trying to spread the dhamma, ठीक है। तो धमा का स्प्रेड किया जा रहा था। स्तूपास, इफ यू से, स्तूपास जो है दे आर लाइक अंडाकार शेप के होते हैं, लाइक सेमी सर्कुलर शेप, विल डिस्कस अबाउट इट। तो ये जो है ये आपको अशोका पीरियड में ज्यादा देखने को मिलेंगे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मौर्यंस, कि जब मौर्यंस का डिक्लाइन होता है उसके बाद क्या होता है, शुंगस, कुषाण, सातवाहनास आते हैं। दे ऑल्सो क्रिएट चैत्यास, चैत्यास को निर्माण किया जाता है। उदयगिरी, खांडगिरी वर द टू इंस्टेंसेस जो हमने यहाँ पे पढ़े, इंपॉर्टेंट इंस्टेंसेस। देन हमने देखा गांधार, मथुरा, अमरावती के बीच का डिफरेंस, कि कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, कहाँ का इन्फ्लुएंस है, कौन से रिलीजन को पैटर्नाइज किया जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देन वी डिस्कस्ड अबाउट आर्किटेक्चर इन द गुप्ता एज, व्हिच इज कंसीडर्ड एज द गोल्डन एज। यू विल फाइंड लॉट ऑफ पेंटिंग्स हियर। अजंता एलोरा के बारे में डिस्कशन हुआ, दिस इज कॉल्ड द गोल्डन एज। ब्लू कलर वाज मिसिंग। फ्रेस्को, फ्रेस्को स्टाइल वी ऑल्सो स्टडीड कि इसे कैसे बनाया जाता है। लास्ट में लाइम प्लास्टर ऐड करने के बाद इसमें कलर पिगमेंटेशन किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू सम ऑफ द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट अशोका पिलर। अशोका पिलर का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता था, कौन सी चीज अशोका पिलर को लेकर सही है। तो टॉपिक को करें आप अंडरलाइन और फिर देखिए पूछा क्या गया। इट यूज्ड बेल शेप्ड एज वेल एज लोटस शेप्ड कैपिटल। जो इसमें कैपिटल का इस्तेमाल किया गया है, जो बेसिकली जिसके ऊपर वो जो एनिमल है वो खड़ा होता है, वो बेल शेप भी हो सकता है और वो लोटस शेप भी हो सकता है, मे बी। एबकस वाज अ सर्कुलर एज वेल एज रेक्टेंगुलर शेप। जो एबकस होता है वो किस शेप का होता है, वो यहाँ पे सर्कुलर और रेक्टेंगुलर दोनों शेप का हो सकता है। देन आपको यहाँ पर आंसर करना है इसका, सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए, मैं आपको वैसे भी ये दिखाने वाला हूं, ये आपको जब आप ऑफिस में ज्वाइन करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको आपके टेबल के ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका लोटस शेप नीचे दिखाई दे रहा होगा, बाकी ऊपर राउंड है आपका, जो कि रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो लोटस शेप कैपिटल है उसको भी यूज किया जा सकता है, बेल शेप कैपिटल को भी यूज किया जा सकता है। एट द सेम टाइम जो एबकस होता है उसको ये रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है और वो राउंड शेप का भी हो सकता है। एबकस एंड द एनिमल ऑफ सारनाथ पिलर आर यूज्ड एज ऑफिशियल नेशनल एम्बलम आल्सो, ठीक है। दैट्स व्हाई यू विल फाइंड इट ऑन योर टेबल वंस यू एंटर इनटू योर ऑफिस, ठीक है। नाउ ये चीज ध्यान रखिएगा। नाउ चलते हैं यहाँ पर, तो आंसर इसका हो जाए। सी से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट अशोकन एंड आर्मेनियन पिलर्स। अशोकन एंड आर्मेनियन पिलर्स के बारे में पूछा है। द शाफ्ट ऑफ अशोकन पिलर वाज मोनोलिथिक whereas इट वाज फ्रेगमेंटेड इन आर्मेनियन पिलर्स। तो जो अशोका पिलर था उसकी जो शाफ्ट थी, जो बना हुआ था, वो सिंगल यूनिट का बना हुआ था, लेकिन जो आर्मेनियन पिलर था उसके अलग अलग हिस्से थे। हो सकता है अशोका पिलर्स वाज अटैच्ड टू बिल्डिंग whereas आर्मेनियन पिलर्स जो होते हैं आपके, वो इंडिपेंडेंटली इरेक्ट करे गए थे। मतलब अशोका पिलर जहां पे भी आपको दिखाई देगा किसी ना किसी बिल्डिंग के साथ दिखाई देगा, लेकिन आर्मेनियन पिलर्स जो थे इंडिपेंडेंटली बनाए गए थे। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए देखिए, ये बात तो ठीक है कि जो अशोकन पिलर है वो मोनोलिथिक थे, वो एक ही पीस के बने हुए थे, उसमें कोई अलग अलग पीस को जोड़कर नहीं बनाए गए थे। हालांकि आर्मेनियन पिलर के अंदर ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। लेकिन अशोकन पिलर जो थे, अगर आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल भी मैप के ऊपर, मैं चाहूंगा आप अपने मैप के ऊपर देखें इंस्टेड की मैं आपको वो 4-5 लोकेशन दिखाऊं, आप देखेंगे कि उसका बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं था। बिल्डिंग हो या ना हो, इंडिपेंडेंटली वो बनाए गए थे। हालांकि आर्मेनियन पिलर्स जो थे वो बिल्डिंग के साथ लगाए जाते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यक्षा यक्षी को लेकर है। पूछा गया यक्ष और यक्षी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। जैनिज्म और हिंदुइज्म दोनों के अंदर इन्हें वर्शिप किया जाता है, हो सकता है। मेंशन ऑफ यक्षी जो है इसे आप शिलापदिकरम, जो आपकी तमिल लिटरेचर है, तमिल एक एपिक है, उसके अंदर भी इसका मेंशन किया गया है। सोचें इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए देखिए, जैनिज्म हो या हिंदुइज्म, दोनों में यक्ष और यक्षी जो है उनको पूजा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट स्टेटमेंट है। और शिलापतिक्रम के अंदर भी यक्षी का उल्लेख किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4 जो कि गांधार स्टाइल को लेकर पूछ रहा है। बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। देयर वॉज नो इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइडर्स ओवर दिस स्टाइल। तो गांधार स्कूल जो है बाहरी तत्वों का इसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं था। इट मेनली फोकस ऑन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के ऊपर इन्होंने फोकस किया है। एंड इन्होंने इसमें क्या था, किसान के द्वारा इसे पैटर्नाइज किया गया। सोचिए, फिर करते हैं इसको लेकर एक डिस्कशन। चलिए, तो यहां पर देयर वाज नो इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइडर ओवर दिस स्टाइल। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। मैंने आपको बताया था जी स्टैंड्स फॉर गांधार, जी स्टैंड्स फॉर ग्रीक। ग्रीक का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। और जैसे ही आप फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते हैं, ए और डी को एलिमिनेट करें, मींस बाय डिफॉल्ट आंसर में दो तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि आंसर या तो बी होगा या सी। तो सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक हो जाती है। फोकस बुद्धिज्म के ऊपर था, और ये भी हमने पीछे देखा था कि कुशांस जो थे उन्होंने इसे पैटर्नाइज भी किया था। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है पूछ रहा है, लेफ्ट साइड में मटेरियल का नाम दिया है और राइट साइड में आपको लोकेशन या फिर कहें कि जो आपकी टाइप आर्किटेक्चर स्टाइल, आर्ट स्टाइल है उसका दिया है। गांधार, मथुरा एंड अमरावती स्कूल। तो स्कूल्स के नाम दिए, आपको मैच करना है कौन सा करेक्ट है। मैंने आपको यहां पर कुछ हिंट भी दिए थे, सोचिए उसके बारे में, देन वी विल discuss about it. If you remember, I told you G stands for Gandhar, G stands for Greek and G stands for ग्रे। ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल यही किया जाता है। अगर पहली स्टेटमेंट ठीक है, मीन सी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल मथुरा में और अमरावती के अंदर व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 में से इफ यू स्कोर 3 और मोर देन 3 देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। 3 या 3 से ज्यादा स्कोर किया है तो आप सेफ जोन में हो। I'll see you in the next lecture where we are going to discuss certain other things. Thanks for watching this video. Have a nice day. Take care. Goodbye.